चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी देखी थी और एक हमने सैम्पल एसआरएस देखा था, तो अब मैंने उसकी एक पीपीटी बना ली है, तो विल डिस्कस दैट। तो अभी तक जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्कस की है उसको तो जनरलाइज है, सारे लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अपने करियर को एज बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर देखना चाहते हैं, तो इसको ज़रा गौर से देखेंगे कि भाई ये भी एक करियर है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो देयर इज अनदर डिटेल कोर्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के नाम से, लेकिन बहरहाल ये एक फ्लेवर है छोटा सा, तो आज का लेक्चर उसके ठीक है। तो हमने यहाँ 6 चीज़ें देखी थी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, तो हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसकी सैम्पल देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था, IEEE का टेम्पलेट पढ़ा था, ठीक है। 830 स्टैंडर्ड, इसको आप IEEE 830 देखेंगे तो SRS का फॉर्मेट आ जाएगा। उसमें ये 6 चीज़ें होंगी। सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 6 सेक्शंस थे, ठीक है। तो सेक्शन 1 में हमने देखा था बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम दूसरी एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, इसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ओवरऑल प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, ताकि हम इसको समझ पाएँ जो उसमें लिखा हुआ है। तो जो बच्चे इस करियर में जाना चाहते हैं उसको ज़रा डिटेल में देख लें ताकि उनको फ्लेवर मिल जाए, ठीक है। नंबर 3 इज़ द एक्चुअल फीचर्स, जिसमें आप यूज़ केस लिखते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम DFD और यूज़ केस पढ़ लेंगे। तो लिखा कैसे जाता है, यानी यूज़ केस क्या चीज़ होती है, बाउंड्री क्या चीज़ होती है, फंक्शनैलिटी क्या होती है, तो वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी सिस्टम के फीचर्स लिखे जाते हैं, एक फीचर, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर, इसकी डिटेल लिखी जाती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो फिर क्राइटेरिया फॉर ट्रेसेबिलिटी, ये हमने बात हुई थी, प्रायोरिटी, रिस्पॉन्स सीक्वेंस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हमने ये देखा था कि हमारा सॉफ्टवेयर किसी और चीज़ से इंटीग्रेट तो नहीं हो रहा, उसको इंटरफेस कहते हैं, या तो सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो या किसी हार्डवेयर से इंटीग्रेट हो। तो अभी जो एग्जांपल है वो आपको एक और सॉफ्टवेयर से या 2 सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं, जब आप ये 7th सेमेस्टर में जाएंगे, FIB कर रहे होंगे, तो यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी नहीं होती है तो थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस में नॉर्मली लोग टूल लिख देते हैं, ठीक है ना, ये होगा ये होगा। टूल नहीं पूछ रहा है वो आपसे, आप ये पूछ रहा है कि आप सॉफ्टवेयर को किसी और हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट तो नहीं करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर किसी मशीन को कंट्रोल कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो रहा हो, ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो आप लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी, जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी होती है, रिस्पॉन्स टाइम होता है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर मेंटेनेबिलिटी होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये हमने पढ़ा था कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आखिरी चीज़ है जो भी अपेंडिक्स हैं, ग्लॉसरी है या मॉडल है या कोई भी चीज़ है जो आप कस्टमर की फैसिलिटेशन के लिए डालना चाहें, डिटेल के लिए डालना चाहें, वो आप डाल सकते हैं। कोई मिनट्स हो सकते हैं कि आपने डिस्कस किया था, उसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है IEEE का, जो कि हमें यूज़ करना है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट स्लाइड को लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल क्या है, ये आपको एक डॉक्यूमेंट वर्ड का LMS में अपलोड कर दिया है, उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमने कल उसको लास्ट लेक्चर में सरसरी देखा था, अभी भी उसको सरसरी देखेंगे, क्योंकि ये डिटेल कोर्स तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है, लेकिन हम सिर्फ डेप्थ समझना चाहेंगे कि रिक्वायरमेंट की डेप्थ कैसे होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो ज़रा फ्लेवर लेने के लिए। तो एक SRS का एग्जांपल है जिसमें कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम। तो हम शुरू करेंगे बिजनेस की नीड से, कि बिजनेस की नीड है क्या, क्यों बनाया जा रहा है, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। याद है हमने कहा था फंक्शनैलिटी को बाद में देखते हैं,
पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में समझाता हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए अगर आपने थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लीजिए। एज्यूम करिए कि आप एक फैक्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। समझना जरूरी है। फैक्ट्री नॉर्मली बहुत बड़ी होती है, यहाँ से वहां तक जाने में 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर 800 लोग या 900 लोग एम्प्लॉय हैं। प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ जो भी बनती है, सीमेंट बनती है, गाड़ी बनती है, जो भी प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन फ्लोर को कहते हैं। जो भी दवाइयाँ बनती हैं, जो भी है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। फिर स्टोर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, ठीक है ना। यहाँ दवाइयाँ बनती हैं, ये उनका रॉ मटेरियल होगा, ठीक है ना। यहाँ से वो ये आपके जो स्टाफ है, एडमिन का स्टाफ, ठीक है, जो भी लोग मार्केटिंग के, बेचने वाले, सीईओ और सारे लोग यहाँ बैठे होंगे। ये आपकी पार्किंग है और ये आपका फिनिश गुड रखा होगा, यानी जो दवाइयाँ बनाने के बाद रखी होगी यहाँ। अब यहाँ कहीं शुरू में ही कहीं कैफेटेरिया होगा जहाँ पर आपको यहाँ से भी लोग जाएंगे, यहाँ से भी लोग जाएंगे, तो नॉर्मली टाइम लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुँचने में आप बैठ जाते हैं, फिर आपको जो भी आप खाना चाहेंगे या तो आप घर से ले आएं। तो यू अंडरस्टैंड, इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री और इसमें कैफेटेरिया सिस्टम है। जिन लोगों ने देखा है उनको अंदाजा होगा। और खासतौर पे मुल्क से बाहर अगर आप जाएं तो ह्यूज फैक्ट्री होती है। गाड़ियों से यहाँ से वहाँ जाते हैं हम, बड़ी बड़ी होती है। तो पार्किंग ये थोड़ी सी छोटी है, यहाँ पर पार्किंग करने के बाद वॉक करते हैं, आप पैदल चलते हैं। ये पार्किंग एरिया है। इसका मतलब है 800 लोगों की पार्किंग, आप समझ रहे हैं ना। 800 लोग नहीं होंगे तो कम से कम 400 गाड़ियां तो होंगी, कुछ बाहर खड़ी होती होंगी, कुछ यहाँ खड़ी होती होंगी। इट्स ह्यूज फैक्ट्री, ठीक है। अब सारा समझते हैं प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है, जरा पढ़िए। समझ में आया, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर सारे लोग जाते हैं मुख्तलिफ औकात में, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि जब बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और लिमिटेड मील होता है आपके पास, तो आप क्या करते हैं कि जनाब फलाने वाले जो केडर हैं, यानी रॉ मटेरियल वाले या जो लेबर क्लास है, उनको 12 बजे से 1 बजे तक लंच मिलेगा, और फलानों को 1 बजे से 2 बजे तक मिलेगा, और फलानों को 2 बजे से 3 बजे तक मिलेगा। तो 3 आवर्स में आप डिवाइड कर लेते हैं। जो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन वाले या वो वाले होते हैं उनको 2 से 3 मिलता है, और जो फलाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेते हैं। अब ट्राई अंडरस्टैंड कि इनमें से मेजॉरिटी, सारे लोग तो नहीं, कोई खाना नहीं खाते होंगे, कोई घर से लाते होंगे, या जो जो भी है, ठीक है ना। बट फॉर एग्जाम्पल 90% लोग जाते होंगे या 80% लोग जाते होंगे, 800 में से कुछ नहीं भी आते होंगे। तो पहली चीज़ ये है कि उनको जाना ना पड़े, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कर दें मील जो भी उन्होंने खाना है, क्योंकि अब बाज़ दफ़ा वो पहुंचते हैं तो खाना ख़त्म हो चुका होता है, या वाली चीज़ ख़त्म होती होगी जो उन्होंने मांगी होती है, ठीक है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, लाइन में खड़े होना, पैसे देना, ऑर्डर करना, उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर वो हमारे ऑफिस में डिलीवर हो जाए, ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया है 12 बजे, ये मुझे चीज़ें चाहिए, और मैं अपने काम से लग गया, और मैंने नमाज वमाज पढ़ ली, थोड़ी देर में खाना आ गया। जब मैंने बताया था उसको 1 बजे दे दो, 2 बजे दे दो, तो ये 2 काम है। तो आप ट्राई अंडरस्टैंड के ये है। अब ऐसा क्यों है, ज़रा हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। तो समझने की ज़रूरत है कि वाई कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज़ द बिजनेस प्रॉब्लम, अब ज़रा इसको समझते हैं। किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ ले। मैं थोड़ा सा मतलब जो बिजनेस एनालिस्ट वाला सा पर्सपेक्टिव है, या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पर्सपेक्टिव है, कि सॉफ्टवेयर किसी वजह से बनाया जाता है, तो वो वजह समझ में आनी चाहिए। वो वजह जो है वो बिजनेस प्रॉब्लम है। और जब आप FIP कर रहे होंगे तो वहां पर बिजनेस प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देखिए। चाहिए आवर फैक्ट्री है, ये गलत लिख दिया। आउट ऑफ फैक्ट्री नहीं है, ये आवर फैक्ट्री है, सर ने गलत लिख दिया। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ आवर फैक्ट्री प्रेजेंटली स्पेंड एवरेज ऑफ 60 मिनट्स, तकरीबन घंटा लग जाता है उनको लंच सेलेक्ट करने में। वो लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ लंच सेलेक्ट करने में, पैसे देने में, और बैठ के खाने में। खाने में आधा घंटा लग जाता है, फिर 10 मिनट आने जाने में, तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी एक तो ये है। दूसरा ये है कि जनाब
आना जाने में 10 मिनट जाना 10 मिनट आना, वॉकिंग, सेलेक्टिंग मील्स, पेइंग फॉर द, तो ये है 60 + 20 इतना लग जाता है। ठीक है, somebody has logged in as 5C8K, ये जरा प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए, कोई साहब नजर आ रहे हैं या 5C8K, अपनी आईडी चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम वेस्ट होता है, और ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि जनाब ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाएं और कुछ टाइम सेविंग हो जाए। एम्प्लॉइज डू नॉट वांट टू गेट, अब होता क्या है, ये प्रॉब्लम है, जो लास्ट 2 लाइन्स हैं कि बाद दफ़ा जो कुछ मुझे चाहिए वो ख़त्म हो चुका था, वो नहीं मिलता है। और आखिरी वाली लाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप बनाते हैं वो बिकती नहीं है, तो बहुत सारी अमाउंट वेस्ट जाती है। ठीक है, चिकन आपने पहले से बना के रखी हैं, लोग एज्यूम करते हैं कि लोग आके आएंगे, लेकिन वो परचेज ही नहीं होती हैं, तो आपको फेंकनी पड़ती हैं शाम में, या आप किसी और को दे देते हैं, तो बहरहाल बिकती नहीं है। ठीक है ना, तो दो प्रॉब्लम है, एक तो जो मुझे चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो उसने बना के रखा है वो खरीदता नहीं है। ठीक है, तो ये मिस मैच है। अभी प्रॉब्लम समझ में आया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के 90 मिनट्स या 60 मिनट्स या 80 मिनट्स एवरेज ज़ाया हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तकरीबन 60 लोगों के, 60% लोगों के, 80% लोगों के। ठीक है, अब आप देखिए इसकी नीड क्या है। तो पहला हम ये सोच रहे हैं कि जनाब सिस्टम क्या करेगा, सेव करेगा टाइम आपका। ठीक है ना, जो आने जाने में और लगता है सारी चीज़ें, तो अगर आप 90 के बजाय 30 मिनट में खाना खा लें, 35 मिनट में भी खाना खा लें, तो बहुत टाइम बच सकता है आपका। एक और चीज़ होती है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। कैसे जनाब, आप जो आपका खाना ज़ाया जा रहा है तो टाइम बचेगा, दूसरा खाना जो ज़ाया जा रहा है उसको आप कॉस्ट ऑफ फूड में इंक्लूड करें और उसको सस्ता कर दें। ठीक है ना, यानी अगर आप खाना पका रहे हैं और उसमें से 15% ज़ाया जा रहा है जिसको आप नहीं बेच पाते हैं, तो कॉस्ट तो लोगों से ही लेंगे ना, लेकिन अगर वो बच पा रहा है तो फिर आप जो 10 रुपए की रोटी थी वो 8 रुपए की देना शुरू हो जाए। तो दिस इज लाइक यू रिड्यूस द वेस्टेज एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, फ्यूचरेबिलिटी क्या है कि ऐसे लोग जो आसपास के इलाके में रेस्टोरेंट्स हैं उनसे ऑर्डर कर लें। ठीक है ना, असल में फैक्ट्री इसलिए तो नहीं लगाई गई कि जी वो कैफेटेरिया चले, वो तो लोगों को खाना अच्छा देना, लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए। लेकिन पास पड़ोस में अगर डिलीवरी का सिस्टम बन जाता है तो फ्यूचर क्या है कि जनाब फिर वो लोग ऑर्डर करेंगे जो पास पड़ोस के वो हैं खाने, और लोग ला के उनको दे दिया करेंगे। तो लोगों की लाइफ को बेहतर करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, और टाइम को इस्तेमाल करना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? आने जाने में, खाना खाने में वक्त लगता है, और ये होता है बाज़ औक़ात। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया जो सर समझाना चाह रहे हैं? क्लियर है भाई? तो बताएगा सर को ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। अब जरा देखिए इसको। अच्छा, बिजनेस जो है ना वो जनरल स्टेटमेंट में नहीं जाता है। बिजनेस कहता है भाई नंबर बताओ, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो होगा क्या। तो अब देख रहे हैं 4.5 लाख रुपए महीने का जाया हो रहा है। अगर 20,000 रुपए रोजाना का खाना जाया हो रहा है तो 22 दिन में, ये बड़ी फैक्ट्री है, मतलब बहुत बड़ी है। यहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे लोग, 600-700 लोग खाना खाते हैं। 600-700 लोग, आप समझ सकते हैं कि बहुत मिनिमम प्राइस रखी हुई है मैंने, 20,000 रुपए खाना जाया जाता है। 22 दिन फैक्ट्री चलती है, सैटरडे संडे बंद रहती है, तो 4,500 रुपए का खाना जाया जाता है। और वो 4,500 रुपए अगर आप ऐड कर दें तो आपकी खाना सस्ता हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ फूड जो है वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कॉस्ट रिप्लेस कर देंगे। फिर आप ये देखिए कि अगर मैं
90 मिनट की बात नहीं कर रहा मैं, 40 मिनट की बात नहीं कर रहा मैं, 20 मिनट बचाने की बात कर रहा हूँ। और 800 लोगों की बात नहीं कर रहा, 600 लोगों की बात कर रहा हूँ। तो 20 मिनट्स 600 लोगों के तकरीबन 12,000 मिनट बचते हैं। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 200 घंटे। डू यू अंडरस्टैंड? 200 आवर्स एफिशिएंसी पर डे। समझ में आ रही है? 200 लोग, 200 घंटे, 200 घंटे, ठीक है। तो 200 घंटे पर डे एक फैक्ट्री में आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं ये करके। समझ में आ रही है? हाउ इम्पोर्टेंट दिस योर सॉफ्टवेयर वुड बी अगर ये हो गया कि सारे 60 लोग 600 लोग जो है वो तकरीबन ऑर्डर करना शुरू हो जाएं। एकदम से नहीं होगा लेकिन बहरहाल 2-4 महीने में होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तो खाना सस्ता पड़ेगा और दूसरा क्या होगा कि जनाब वो वाला काम जो आने जाने में ज़ाया हो रहा था, आने जाने का, खाने की तो बात ही नहीं हो रही है, आने जाने में जो ज़ाया हो रहा था वो बैठ के वहीं खाना खा लिया अपने ऑफिस में। और ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए। क्लियर है सारे लोगों को? बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि होता क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स फंक्शनैलिटी लिखने से पहले आपको ये प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया हमारे बच्चों को? क्लियर हो गया भाई? ठीक है। तो आप ये देखें ना, बिजनेस प्रॉब्लम को बिजनेस ऑब्जेक्टिव 1, बिजनेस ऑब्जेक्टिव 2, बिजनेस ऑब्जेक्टिव 3 मैंने लिख दिए। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, 3 मेरे ऑब्जेक्टिव है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर हो गई ये बात? ये वही एग्जांपल है कि एसआरएस में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तब ये प्रेजेंटेशन भी मैं लोड कर दूंगा। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? सर ने भी बोला था कि रिक्वायरमेंट होती है और सक्सेस क्राइटेरिया क्या है। सक्सेस क्राइटेरिया ये है कि तकरीबन आपके 75% लोग इसको यूज करना शुरू हो जाए। तो अगर 800 लोग हैं तो तकरीबन 650 लोग इसको यूज करना हो जाए। अभी नहीं, एक दिन में, 2 दिन में नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर आपके जो लोग हैं वो यूज करना शुरू हो जाए, ठीक है। ये है सक्सेस क्राइटेरिया। तो जाहिर सी बात है, जो आपको पता है 200, जो भी हमने देखा था 200 मैन आवर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। फिर इंक्रीज एवरेज रेटिंग। तो आप, एवरेज रेटिंग का मतलब है कि लोग कितने परसेंट इसको फायदा उठा रहे हैं, यानी जनाब हमें फायदा हुआ, हमारी कॉस्ट भी नीचे चली गई और हमें आने जाने में भी नहीं लगा। तो ठीक है ना, तो ये आप देखेंगे। तो ये लोगों से बकायदा सर्वे भरवाएंगे, ये सारी चीजें देंगे। तो इससे क्या होगा कि जी लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, आना जाना नहीं पड़ता, वक्त जाया नहीं पड़ता, इधर उधर नहीं पड़ना पड़ता, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है? ये बिजनेस, इसको मैं थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये कॉन्ट्रैक्ट टू बी रीनेगोशिएटेड रिफ्लेक्ट न्यू एम्प्लॉय रोल्स एंड। अभी होता है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो ठीक है ना, तो हो सकता है कि जो नया आने वाला है वो ये ना माने। एक रिस्क ये है कि जनाब सारे लोग यूज करें ना, ठीक है ना, लेकिन आजकल के ज़माने में ये रिस्क नहीं है। आखिरी वाली जो फ्यूचर की बात बताई थी, लोकल रेस्टोरेंट माइट नॉट एग्री टू ऑफर द प्राइस, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये रिस्क है, ठीक है। अब विजन स्टेटमेंट क्या है जनाब? ये विजन स्टेटमेंट है, फॉर एम्प्लॉय हु विश टू ऑर्डर मील from the factory criteria or local restaurant online cafeteria ordering system is an internet based। अब ये विजन है कि हम ये बनाना चाहते हैं जिसमें पहली काम तो क्या होगा, कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम होगा। उसके नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होगा कि आसपास के जो रेस्टोरेंट हैं वो भी उसमें भी ऑर्डर कर सकें, ठीक है ना, ठीक है। इंडिविजुअल कर सकें या फिर आप 4 लोग दोस्तों के लिए कर सकें, ठीक है ना। प्रोसेस पेमेंट, तो पेमेंट जो आपकी वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगी, ये इसका विजन है। Employees will use the cafeteria order system, will not have to go to the cafeteria, ठीक है ना। अब ये वाली चीज है, कुछ लोग जाना भी चाहेंगे, चलो जाके जरा फन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना ही जाना चाहेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी सेव हो जाएंगी। अब ये जरा देखते हैं फीचर्स। आपको याद है मैंने बताया था प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी रिलीज 1 है, मीडियम प्रायोरिटी रिलीज 2 है और लो प्रायोरिटी रिलीज 3, यानी रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3 निकलेंगे। सारी रिक्वायरमेंट आपको फौरन नहीं मिलेगी, ठीक है। जो ब्लू कलर में है वो रिलीज 2 में मिलेंगे, जो रेड कलर में है वो रिलीज 3 में मिलेंगे, और जो, ठीक है। तो पहला क्या है जी, ये चीजें चाहिए, ऑर्डर मील चाहिए और पेमेंट के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए
और मीट डिलीवरी होनी चाहिए, ये हमें अभी पहले वाले उसमें चाहिए, ठीक है। फिर जब चलना शुरू हो जाए तो नेक्स्ट मंथ में आप ये 2 ऑप्शन भी दे दिएगा, क्रिएट, व्यू, मॉडिफाई एंड डिलीट मील सर्विस, ठीक है। और ये FE3 है, और FE8 को देखिए। FE3 का मतलब है फीचर्स, ठीक है ना। FE8 क्या है जनाब, प्रोड्यूस रिसिप्ट एंड इंटीग्रेट लिस्ट फ्रॉम द कस्टम मेल। 3 में क्या है जनाब, ये फ्यूचर की बात हो रही थी कि लोकल रेस्टोरेंट से भी कर सकें, कस्टम मील भी कर सकें, जो कि अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन बाद में अगर लोग कहेंगे तो तब ये भी हो जाएगा, ठीक है। अजम्पशंस कंस्ट्रेंट्स की बात हुई थी, ये अजम्पशन है कि जनाब हर ऑफिस में इंटरनेट होगा, कंप्यूटर होगा। अब तो ये तो बात हो गई। इसी तरह से आखिरी चीज़ है कि व्हीकल होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, लोग होंगे, जो कैफेटेरिया स्टाफ होगा, जो डिलीवर करता होगा, ये अजम्पशन है। अगर वरना तो फिर कुछ होगा ही नहीं, ये डिपेंडेंसीज है, ठीक है ना। फिर तो कैफेटेरिया तो आपकी अपनी फैक्ट्री का है, उसको तो आप बाई डायरेक्शनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बराबर के रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं होगी तो रेस्टोरेंट आपके साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन लोग एग्री कर जाते हैं बहुत जल्दी से। अब ये रिलीज है, रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3। रिलीज 1 में वही चीजें हैं जो ब्लैक कलर में लिखी हुई हैं, रिलीज 2 में ब्लू कलर में लिखी हुई हैं, रिलीज 3 में जो है वो रेड कलर में, जो भी आपने देखा। तो ये मैंने आपको रिलीज प्लान दे दिया है कि जनाब स्कोप 1 में ये मिलेगा, स्कोप 2 में ये मिलेगा, स्कोप 3 में ये मिलेगा, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। बहुत ही क्लियर हो गया आपका प्रॉब्लम क्या था, आपको सॉल्व सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, और आपको डिलीवरी कब कब मिलेगी। क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन बहरहाल आइडिया हो गया कि जनाब रिक्वायरमेंट इंजीनियर प्रॉब्लम समझता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है, और कस्टमर के साथ बैठता है, फिर कहता है आपका प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो कहता है क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी उसने बहुत डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, ये स्कोप लॉक कर लिया है, स्कोप लॉक कर लिया है, ठीक है ना। डिटेल रिक्वायरमेंट के लिए वो फिर एक पूरा SRS बनाएगा। तो ये क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल पेश तो नहीं आ रही, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं लग रही, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसको डिलीवरी रोड मैप भी कहते हैं। इसको डिलीवरी रोड मैप का मतलब है कि जनाब ये सारे फीचर्स हैं, ये रिलीज 1 में मिलेगा आपको 2 महीने बाद, फिर ये अगले महीने मिलेगा, फिर ये उससे अगले महीने का, 3 महीने की डिलीवरी प्लान बन गया। बड़ा होगा तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। चलिए अब जरा पढ़ते हैं, हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ, कहाँ गया, डिपेंडेंसीज पढ़ी हमने, और हमने अजम्पशंस पढ़े, तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब लिमिटेशंस क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो ये है, पढ़ लीजिए। अभी जहाँ से एग्जाम्पल ली गई है उसके नाम है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री, क्लैक मार्क्स, ओरिगॉन एरिया, ये उसके लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन क्या है, पहली चीज़ कि अगर आप कहीं से डिलीवर करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिलीवरेबल्स नहीं है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, वो आप ऑफिस में मतलब कैंटीन में आके तो खा सकते हैं, लेकिन वो डिलीवरेबल्स नहीं है। खैर अब तो बहुत अच्छी पैकिंग हो गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप ऑर्डर नहीं कर सकते, एक ये लिमिटेशन है। दूसरा ये है कि जनाब जो कुछ आप ऑर्डर करेंगे करीब के एरिया से, ऐसा ना हो कि आप वो 25 मील दूर से ऑर्डर कर दें, तो जो जो है वो करीब है, तो ये लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना, डिलीवरी की एक्सक्लूजन, ठीक है जनाब। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सर से पूछिए, क्योंकि मैं कंप्लेन सुन रहा हूँ और सब्जेक्ट्स में कि लोगों को ज़रा मुश्किल हो रही है। तो इन केस ऑफ अगर नहीं समझ में आ रहा है, मुश्किल लग रही है, तो अभी तक जो बताया है समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फ्लेवर मिल रहा है कि बिजनेस की नीड को समझना, कस्टमर के साथ बैठना, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट डेटाबेस, इट इज़ नॉट फ्रंट एंड स्क्रीन। करना क्या है भाई, मसला है क्या, ये मसला समझो, डॉक्यूमेंट करो, और डेवलपमेंट टीम को दे दो, फिर डेवलपमेंट टीम बनाएगी। तो ये सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, या बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या होता है, इसमें डोमेन की नॉलेज ज़रूरी है, कस्टमर के साथ हैंडल करना आना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है ये बात, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है,
ठीक है, चलिए तो हम जरा अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर बात कर लेते हैं। मैं इसको पॉज करूँ।